नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हम राजस्थान भूगोल का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। साथियों, राजस्थान के भौतिक प्रदेश में हम मरुस्थल का अध्ययन कर रहे थे। मरुस्थल की सामान्य जानकारी पढ़ ली थी हमने, मरुस्थल की विशेषताओं के बारे में जान लिया था, मरुस्थल का विभाजन हमने कर लिया था साथियों। और आज की क्लास में हम जानेंगे आक्कलवुड फॉसिल पार्क के बारे में। उससे पहले एक बार हम ब्रीफ में एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाएगी और आपको सारी चीजें आराम से याद हो जाएगी। साथियों देखो, अगर हम जब तक चीजों का बार बार रिवीजन नहीं करेंगे तो हमको उसका कोई ज्यादा खास बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आप बार बार चीजों को रिवीजन करते हैं, बार बार जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ वैसे पढ़ते हैं, तो आपको जो चीजें हैं वो याद करने में ज्यादा समस्या नहीं आने वाली। क्योंकि देखो, अगर आपका कोई काम करा तो भी काम के अंदर आपको मन नहीं लागी, तो आप ज्ञान भी के अंदर आगे बैठा। तो ई काम में अगर आप पढ़ाई करा तो इमा आप अगर सारी चीजा ने अपना मन नु समझा कि भाई अगर जैन मैं आपने बता रही हूँ, तो अगर मैं बताऊं तो वो सारी चीजें आपके मतलब एक एक चीज आपके दिमाग में जानी चाहिए। वो कैसे जानी चाहिए कि भाई जैसे मैंने बताया आपको मरुस्थल का विस्तार, कि भाई मरुस्थल विस्तार है किसका, तो आपको सीधा आपके दिमाग में वो पिक्चर बननी चाहिए कि मैंने आपको वर्ल्ड मैप बनाया था। मैंने आपको बताया था कि भाई जो हमारा थार का मरुस्थल है वो सारा मरुस्थल का विस्तार है। सारा मरुस्थल कहाँ पर है कि भाई जो अरब देश है वहां पर इसे किस नाम से जाना जाता है, कबीर के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो वहां से क्या, हवाओं के माध्यम से, फिर आप सोचोगे सर हवाओं के माध्यम से कैसे, कि भाई ईरान होते हुए फिर पाकिस्तान होते हुए ये ऐसे धीरे 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 ये अपने भारत तक पहुंच गया। तो उसके बाद में हमने बात करी कि ये अवशेष किसका है, तो अवशेष की बात करी हमने कि ये अवशेष है 33 सागर का। फिर आपके दिमाग में आया होगा सर अगर ये 33 सागर का अवशेष है तो कैसे है, प्रमाण क्या है हमारे पास में, कारण क्या है। देखो, जब भी इंसान है, इंसान की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है वो क्या खोजना चाहता है, वो हर चीज का कारण खोजना चाहता है। जैसे हम हैं, चाहे हमें कोई भी हमारे जीवन में कोई ऐसी दुर्घटना घटी है या कोई भी ऐसा हमारे जीवन में कोई कार्य हुआ है, तो हम सबके मन में जो पहली थॉट आती है वो क्या आती है कि भाई इसका कारण क्या था, वजह क्या थी। भाई अगर कोई भूकंप आता है कहीं भी तो फिर सब लोग सोचते हैं अच्छा कोई प्लेट टेक्नो टेक्नो उसकी कोई घटना हुई होगी, मतलब प्लेट विवर्तना की घटना हुई होगी। इस कारण से क्या आया, भूकंप आया, कहां पर आया, किस जगह पर आया, ये सारी चीजें, मतलब कोई भी कोई चीज हुई है तो हम क्या सोच खोजते हैं, पहले कारण खोजते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जो हमारा थार का मरुस्थल है वो किसका अवशेष है, 33 सागर का। तो आपके दिमाग में आया होगा कि नहीं, मतलब कारण क्या, प्रमाण क्या है आपके पास में ऐसा कि ये भाई 33 सागर का अवशेष है। तो देखो, हमने जब अवशेष की बात करी थी तो हमने जाना था कि भाई यहाँ पर खारे पानी की झीलें पाई जाती है। क्या पाई जाती है, खारे पानी की झीलें पाई जाती है। और हमने बात करी थी कि यहाँ पर अवसादी चट्टाने हैं। क्या है, अवसादी चट्टाने। जब और हमने इसके बारे में धीरे धीरे हमने बात करी तो यहाँ पर क्या पाया कि यहाँ पर जीवाश्म ईंधन निकलते हैं। क्या निकलते हैं, जीवाश्म ईंधन निकलते हैं। और हमने बात करी कि भाई जो कुलदरा गांव है, कुलदरा गांव के अंदर किसके कंकाल मिले, मछलियों के कंकाल मिले। तो यह हमारे पास में कितने चार प्रमाण हो गए, मतलब एक एक चीज को हमने आराम से इसके पूरे कारण जान लिए। ये चीजें हमने समझी कि भाई 33 सागर का अवशेष कैसे है। फिर हमने बात करी थी कि भाई जो खारी झीलें हैं या जो नदियां हैं है जो, और ये जो मिट्टी है ये लवणीय, ये खारी, ये पश्चिमी राजस्थान में क्यों है। भाई जितने भी खारी जिले हैं या जो नदियां है वो पश्चिमी राजस्थान में जाने के बाद ही खारी क्यों होती, इसका कारण क्या जाना था हमने कि भाई जो पश्चिमी राजस्थान है वहां पर माइकासिस्ट चट्टाने पाई जाती है। उसके अंदर क्या पाया जाता है कि भाई पोटेशियम, कैल्शियम, ब्रोमीन, मैग्नीज, ये सारे तत्व पाए जाते हैं। जब बारिश होती है तो बारिश की वजह से वो पानी अंदर जाता है। अंदर जाता है तो कैसे आकर्षण विधि के माध्यम से, कैसे कि भाई जो पानी अंदर जाता है फिर वो सोडियम क्लोराइड बन जाता है। कैसे कि भाई जो पोटेशियम और ये ब्रोमीन है ना, ये सोडियम क्लोराइड में बदल जाते हैं। इस वजह से क्या हो जाती है, नदियां खारी हो जाती है और खारे पानी की झीलें पाई जाती है और मृदा क्या हो जाती है, लवणीय हो जाती है। फिर हमने बात करी थी कि भाई जो मरुस्थल है वो है क्या। फिर हमने एक वैज्ञानिक का नाम पढ़ा था कि अबुरविले नाम का एक वैज्ञानिक था। उसने कहा कि जो भूमि है उसके उपजाऊपन का ह्रास होना, मतलब अगर भूमि अनउपजाऊ हो जाती है, मतलब पहले तो हमारे खेत थे, वहां पर अच्छी फसल होती थी, सारे हरे भरे खेत थे, वहां पर हम जो भी बोते वो उग जाता था। उसके बाद में क्या हुआ कि वहां पर वो भूमि धीरे धीरे बंजर अवस्था में बदलती गई। तो बंजर अवस्था में जो अगर बदली तो फिर इसकी परिभाषा निकल के आई कि भूमि का ह्रास होना ही क्या है, कि भूमि का उपजाऊपन का ह्रास होना ये क्या है, मरुस्थलीकरण है। ये हमने बात करी थी। उसके बाद में हमने बात करी थी कि भाई जो मरुस्थल है वो उसका निर्माण कैसे हुआ था के मरुस्थल का। तो हमने बात करी भाई ट्रसरी और प्लास्टोसिन काल में इसका
निर्माण हुआ था। फिर हमने धीरे धीरे इसके बारे में मरुस्थलीकरण के बारे में बात करी कि मरुस्थलीकरण की विशेषता क्या है कि भाई सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल है। और हमने बात करी थी कि भाई जो मरुस्थल है वहां पर क्या पाई जाती है कि भाई जैसे माचिया सफारी पार्क है, गजनेर अभ्यारण्य है, मरुस्थलीय अभ्यारण्य है, ये सारी चीजें हमने बात करी थी कि किस वजह से यहाँ पे जैव विविधता है। उसके बाद में हमने बात करी थी कि मरुस्थल में और क्या क्या है। तो हमने दो नोट लिखे थे साथ। तो नोट फर्स्ट लिखा था कि जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो मरुस्थल को दो भागों में बांटती। भाई अगर हम 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा की बात करें तो वो राजस्थान को दो भागों में बांटती। उसके बाद में हमने बात करी थी कि भाई जो चांदन नलकूप है, जो मीठे पानी का एक पट्टी है, मतलब ये घड़ा है, जिसे क्या कहते हैं हम थार का घड़ा कहते हैं। चांदन नलकूप कहाँ पर स्थित है? यह जैसलमेर के अंदर स्थित है। ये हमने बात करी थी। उसके बाद में हमने बात करी थी कि भाई जो बाटाडू का कुआं है उसे रेगिस्तान का जलमहल कहते हैं और उसे राजस्थान का जलमहल भी कहते हैं, जो कहाँ पर है, जो बाड़मेर के अंदर है। उसके बाद में हमने बात करी थी कि जो आकलवुड गांव है, वहां नहीं कुलदरा गांव है, वहां पर किसकी स्थापना करी है? हाल ही में राजस्थान सरकार ने कैक्टस पार्क की स्थापना करी। किसकी स्थापना करी? कैक्टस पार्क की स्थापना करी। और हमने बात करी कि जब बारिश होती है तो बारिश कहाँ पे? मरुस्थल के अंदर बारिश होती है। तो बारिश होने से वहां पर क्या बनती है? अस्थायी खाली झीलें बनती है। अस्थायी मतलब कुछ समय के लिए जब बारिश होती है तब वहां पर खाली झीलों का निर्माण होता है, कुछ टाइम बाद में वो गायब हो जाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? पलाया कहते हैं। क्या कहते हैं? पलाया। अगर हम बात कर रहे हैं कि सर्वाधिक पलाया कौन से जिले में पाई जाती है, कौन से जिले में पाई जाती है? जैसलमेर में पाई जाती है। उसके बाद में हमने बात करी थी लाठी सीरीज के बारे में। किसके बारे में? कि लाठी सीरीज के। लाठी सीरीज कहां से कहां तक है कि हमने बात करी कि जैसलमेर के पोखरण से लेकर, कहां से? पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक कितने किलोमीटर में फैली हुई? 60 से लेकर 64 किलोमीटर में फैली हुई। वहां पर क्या पाए जाते हैं कि भाई वहां पर खनिज पाए जाता है, जल पाया जाता है और घास पाई जाती है। तो घास की बात करें कि वहां पर घास कौन सी पाई जाती है कि सेवन या लिलोन घास पाई जाती है, जो सर्वाधिक पौष्टिक है, जैसे घासों का राजा, ये सारी चीजें कहते हैं। और सर्वाधिक लंबी घास है। खनिज की बात करें तो खनिज कौन सा? रॉक फॉस्फेट खनिज पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है। जल की बात करें तो जल कौन सा पाया जाता है? चांदन नलकूप पाया जाता है। ये हमने बात करी थी किसके बारे में? लाठी सीरीज के बारे में बात करी थी। उसके बाद में हमने बात करी थी कि भाई जो मरुस्थलीय जिले हैं वो कितने हैं। तो हमने बात करी मरुस्थलीय जिले कितने हैं? 12 मरुस्थलीय जिले, जिसमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। और उसके बाद में हमने बात करी थी कि सबसे छोटा जो मरुस्थलीय जिला है वो कौन सा है? झुंझुनू है। ये हमने बात करी थी। उसके बाद में हमने क्या बताया था कि जो मरुस्थल है, मरुस्थल को हमने कितने भागों में बांटा है, मतलब हमने मरुस्थल के विभाजन के बारे में बात करी थी कि भाई मरुस्थल को हमने दो भागों में बांटा था। कौन से? एक तो पश्चिमी शुष्क मरुस्थल और एक राजस्थान बांगर या अर्ध शुष्क मरुस्थल। हमने जब पश्चिमी शुष्क मरुस्थल की बात करी तो उसको कितने भागों में बांटा? हमने दो भागों में बांटा। वो कौन से दो भाग थे? एक तो जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र और एक बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है, ये दो भाग थे। जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है वो कितना है? 41.5% है। और वो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है वो कितने प्रतिशत भाग में फैला हुआ? 58.5% में। हम राजस्थान बांगर या अर्ध शुष्क मरुस्थल की बात करें तो उसको कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। वो 4 भाग कौन से थे? देखो, लूणी बेसिन, घग्गर बेसिन, शेखावाटी बेसिन और नागौर उच्च भूमि। उसके बाद में हमने नागौर उच्च भूमि की बात करी थी। नागौर उच्च भूमि को कितने प्रदेश में बांटा था? 3 भागों में बांटा था। कौन सी? मकराना श्रेणी, जायल श्रेणी और मांगलोच श्रेणी। मकराना श्रेणी कहां पर है कि ये पूर्णतः नागौर में स्थित है और यहाँ पर सफेद मार्बल पाया जाता है। उसके बाद में हमने जायल श्रेणी की बात करी। जायल श्रेणी कहां पर है कि नागौर और अजमेर के मध्य स्थित है। यहाँ पर फ्लोराइड के सर्वाधिक जमाव है। फ्लोराइड के जमाव के कारण यहाँ पे लोग अगर उस पानी का सेवन करते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है? उनका कुबड़ापन निकल जाता है, मतलब पीठ के पीछे कुबड़ निकल जाता है और वो उनकी बॉडी आगे की तरफ मतलब झुक जाती है। जो वो झुक जाती है तो इस कारण इसे क्या कहते हैं? बाका पट्टी या हॉर्स बेल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में हमने क्या किसकी बात करी थी? मांगलोच श्रेणी की। मांगलोच श्रेणी में ये कहां पर है कि भाई ये नागौर से लेकर बीकानेर के मध्य में। यहाँ पर किसका उत्पादन होता है? यहाँ पर सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन होता है। इसके बाद में हमने बात करी थी किसके कि भाई जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है वो क्या है कि ये राजस्थान में 41.5% भाग में फैला हुआ। ये त्रिभुज की आकृति में है, मतलब ये पोखरण, फलोदी और बालोतरा के मध्य फैला हुआ। ये क्या है? ये चट्टानी मरुस्थल है। अब चट्टानी मरुस्थल को क्या कहते हैं? हमादा कहते हैं। हमादा, देखो अब हमादा का नाम है। हमादा कहां पर है कि भाई देखो, पोखरण, बालोतरा और फलोदी के मध्य फैला हुआ एक त्रिभुज आकृति में एक चट्टानी मरुस्थल का भाग है, मतलब मरुस्थल का एक क्या है?
प्रकार है क्या, हममादा। फिर हमने बात करी कि मरुस्थल के कितने प्रकार है, तो हमने बात करी थी एक तो हममादा हो गया, एक रेग हो गया और एक अर्ग हो गया। हममादा क्या है कि चट्टानी मरुस्थल, मतलब वहां पर चट्टाने पाई जाती है। रेग क्या है कि जहाँ कंकरीला पथरीला भाग है, उसे वो मरुस्थल है। मतलब उस मरुस्थल में जहाँ पर पत्थर कंकर ये पाए जाते हैं वो क्या हो गया, रेत। और उसके बाद में अर्घ या ईर्घ की बात करें, जो पूर्णतः रेतीला मरुस्थल है, मतलब जहाँ पर रेत ही रेत दिखाई देती है, वो क्या है, अर्घ और ईर्घ है। उसके बाद में हमने बात करी थी राजस्थान अक्षय ऊर्जा नगर लिमिटेड के बारे में, जिसकी स्थापना हुई थी अगस्त 2002 में हुई थी। उसके बाद में हमने बात करी थी कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कि जयपुर में है। इसके बाद में हमने बात करी थी कि ये क्या करती है कि ये गैर परंपरागत और नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देती है। और इसने किसकी स्थापना करी थी, सेज की स्थापना करी थी। सेज का क्या अर्थ है कि भाई सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेस जोन, ये कहां पर है कि भाई पोखरण, फलोदी और बालोतरा के मध्य इसका स्थापना करी है। ये हमने कल की क्लास में इस विषय के बारे में बात कर ली थी। आज की क्लास में हम बात करेंगे भाई आकलवुड फॉसिल पार्क। आकल क्या है कि गांव है, वुड क्या है लकड़ी, और फॉसिल क्या है, जीवाश्म है। कि ये कहां पर है कि ये मोहनगढ़ से लेकर पोखरण के मध्य फैली मतलब पोखरण तक फैला हुआ है। इसमें क्या है कि जो मरुस्थल है ना, मतलब एक चट्टानी मरुस्थल है, उसके अंदर क्या पाई जाती है, वहां पर लकड़ी पाई जाती है। मतलब लकड़ी के अवशेष पाना ही किसे कहते हैं, आकलवुड फॉसिल पार्क को कहते हैं। तो ये लिखते हैं हम पहले, इसके बाद में हम आगे बात करेंगे। देखो हमने किसकी शुरुआत कर दी थी, राजस्थान के भौतिक प्रदेश में हम क्या पढ़ रहे थे, मरुस्थल पढ़ रहे थे। देखो आज तक हमने मरुस्थल का क्या कर लिया, पूर्णतः अध्ययन कर लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, मरुस्थल में आकलवुड फॉसिल पार्क। आकल आकलवुड आकलवुड फॉसिल पार्क। अब देखो आकल का क्या मतलब है, आकल एक गांव का नाम है। किसका नाम है, गांव का नाम। आपको लिखना शुरू कर देना है, गांव का नाम। वुड क्या है, लकड़ी। वुड क्या है, लकड़ी। फॉसिल क्या है, फॉसिल है जीवाश्म। क्या है, जीवाश्म। अब देखो ये कहां से कहां तक है, देखो ये है जैसलमेर, जैसलमेर के मोहनगढ़, मोहनगढ़ से पोखरण, पोखरण तक फैला हुआ है। यह पूर्णतः आकल गांव में स्थित है। कहां पर, यह है पूर्णतः आकल, आकल गांव में स्थित है। कहां पर, आकल गांव में स्थित है। देखो यहां पर चट्टानों में लकड़ी के, किसके, लकड़ी के अवशेष, लकड़ी के अवशेष पाए जाते हैं। किसके अवशेष पाए जाते हैं, लकड़ी के अवशेष पाए जाते हैं। देखो आकलवुड फॉसिल पार्क, ये क्या है, देखो आकल क्या है, एक गांव का नाम है। वुड क्या है, लकड़ी है। और फॉसिल क्या है, जीवाश्म है। ये कहां से कहां तक है कि ये जैसलमेर के मोहनगढ़ से पोखरण तक फैला हुआ है। अगर हम ये बात करें कि ये पूर्णतः कहां पर है, ये पूर्णतः जैसलमेर में एक गांव है आकलवुड, मतलब आकल गांव, वहां पर ये पूर्णतः स्थित है। यह इसमें है क्या कि भाई यहाँ पर जो चट्टाने हैं उसमें क्या पाई जाती है, लकड़ी पाई जाती है। मतलब लकड़ी के अवशेष पाए जाते हैं उसके अंदर। तो अब ध्यान रखना आपको कि एग्जाम के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो जो हमारा कोई भी एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, देखो जैसलमेर, जैसलमेर के कौन से गांव में चट्टानों में लकड़ी
के अवशेष पाए जाते हैं, लकड़ी के अवशेष पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है साथियों, तो ये आपको साइड में लिख लेना है। कहां पर लिखना है? अपने क्वेश्चन को साइड में लिख लेना है और उत्तर लिख लेना है इसका। जल्दी लिखो, जल्दी से लिखो। लिख लिया? जल्दी लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। लिख लिया होगा। अब देखो, अब हम बात करेंगे भाई मरुस्थलीकरण के कारण क्या है, कि किस कारण से मरुस्थलीकरण हुआ है, कि मानवीय कारण कौन से हैं और प्राकृतिक कारण कौन से हैं, ये दोनों भी आपको याद होने चाहिए। अब देखो, क्योंकि जब आप बहुत सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको नॉर्मल जानकारी भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि भाई कौन से मानवीय कारण है और कौन से प्राकृतिक कारण है। ये दोनों कारण हम लिखेंगे भी सही और उनको पढ़ेंगे भी सही। देखो, मरुस्थलीकरण के कारण, मरुस्थलीकरण के कारण, मरुस्थलीकरण के कारण क्या है? देखो, एक तो हो गया मानवीय कारण, मानवीय मानवीय कारण, और एक हो गए प्राकृतिक प्राकृतिक कारण, प्राकृतिक कारण। अब देखो, मानवीय कारण में क्या है कि भाई शहरीकरण का होना, पेड़ों की निरंतर कटाई होना, जनसंख्या की वृद्धि होना, मतलब जनसंख्या अत्यधिक जनसंख्या की वृद्धि करना, औद्योगिक विकास करना, ये सारे कौन से कारण हो गए? मानवीय कारण। भाई प्राकृतिक कारणों की बात करें कि भाई जलवायु परिवर्तन होना, वर्षा की अनियमितता, वर्षा की अनिश्चितता, कि वर्षा कब हो रही है कब नहीं हो रही है, मानसून का मतलब मानसून कभी होना या मानसून भी प्रभावित करता है। ये सारे कारण कौन से हो गए? मानवीय कारण। क्या? प्राकृतिक कारण। मानवीय कारण में एक और कारण हो गया कि भाई अत्यधिक पशुचारण, ये सारे कौन से हो गए? मानवीय कारण। ये सारी चीजें देखो साथियों, ये आपको याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक एक चीज समझने। देखो, मानवीय कारण में अगर हम बात करें कि पहला कारण कौन सा है मानवीय कारण में, देखो पहला कारण है शहरीकरण, शहरीकरण, शहरीकरण। ये किसमें? मरुस्थलीकरण के कारण जा रहे हैं हम। देखो, शहरीकरण कैसे? कि आजकल ज्यादातर जो जितने भी आपके पास में आसपास में आपने शहर देखोगे, वहां पर पहले कुछ जगह हुआ करती थी, कुछ जगह कैसे कि भाई पानी की निकलने की जगह या सारी चीजें। आजकल क्या है कि कहीं भी कोई भी जगह मिलती है वहां पर सब लोग या तो उसको पक्का कर देते हैं विकास के नाम पर, कि मतलब कहीं भी कोई खाली जगह मिली वहां पर सड़क बना दी। अब पानी कहाँ जाएगा भाई? अगर पानी जाने का स्थान भी होना चाहिए ना। आप आजकल आप देखते हो कि बिल्कुल थोड़ी सी बारिश होते ही शहरों के अंदर बहुत ऊपर पानी से निकलने लग जाता है, सड़कों पर पानी भर जाता है। इसका कारण क्या है? कि हमने कहीं पर भी खाली जमीन छोड़ी नहीं कि जहां से पानी अंदर जमीन में जा सके। ये हो गया। अब ज्यादातर जगह जगह देखी हमने तो वहां पर क्या हो रहा है? शहरीकरण हो रहा है। जहां देखो जहां पर औद्योगिक विकास हो रहा है। और क्या हो रहा है? सेकेंड बात करें कि हम औद्योगिकरण होना, औद्योगिकीकरण का होना। अब देखो, औद्योगिकरण मतलब हम जहां देखे जहां खाली जमीन पड़ी वहां पे इंडस्ट्री लगा दी, वहां पर उसकी वजह से क्या होगा? पोल्यूशन फैलेगा, वहां पर भूमि अनुपजाऊ होगी, वहां पर फिर बारिश होगी। देखो, अगर धुआं निकल रहा है, कहीं भी फैक्ट्री लगी, औद्योगिकरण लगा, उससे बारिश से क्या होगी? अम्लीय वर्षा होगी, और अम्लीय वर्षा जब जमीन पे जाएगी तो भूमि के जो उपजाऊपन है उसको नुकसान पहुंचाएगी। और हम बात करें कि देखो, पेड़ों की कटाई, पेड़ों की कटाई, मतलब सारे लोग, अगर आपको कुछ भी बनाना है तो वो किससे कर रहे हैं?
मतलब पेड़ों पेड़ों को काट कर कोई लकड़ी को बेच रहा है, या पेड़ों को काट कर कोई कागज की फैक्ट्री में जा रहा है, मतलब कागज बनते हैं, मतलब अत्यधिक पेड़ों की कटाई हो रही, तो पेड़ों की जब कटाई हो जाएगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सपासप एरिया हो जाएगा। तो एकदम साफ एरिया होते ही वहां पर क्या होगा, फिर वहां पर मरुस्थलीकरण ही होगा। फिर ये देखो, और क्या, अत्यधिक पशुचारण, अत्यधिक पशुचारण, पशुचारण मतलब कहीं भी कोई जंगल है या कोई जगह है, वहां पर अत्यधिक पशु चल रहे हैं, तो वहां पर जितने भी जो पेड़ पौधे हैं या जो भी जितने भी जो घास है वो सारी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो इससे भी क्या फैलेगा, क्या फैलेगा, मरुस्थलीकरण फैलेगा। ये हो गया, हम अगर चार मानवीय कारण की बात करें। वही अगर हम प्राकृतिक कारण की बात करें कि जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। और हम बात करेंगे वर्षा की अनियमितता, वर्षा की अनियमितता, नियमितता। देखो मतलब वर्षा कभी तो हो रही है और कभी वर्षा नहीं हो रही है। देखो वर्षा का कोई निश्चित क्रम नहीं है, वर्षा की अनिश्चितता, अनिश्चितता। और देखो खंड वर्षा, मतलब खंड वर्षा हो रही है, खंड कैसे, थोड़ी वर्षा हुई उसके बाद में नहीं हो रही, किसी जगह पे हो गई, कहीं पे वर्षा ही नहीं हो रही है, मतलब कहीं पे हो रही है कहीं पे नहीं हो रही है। ये सारी चीजें ये किसमें आ गए, देखो जलवायु परिवर्तन आ गया, वर्षा की अनियमितता आ गई, वर्षा की अनिश्चितता आ गई, खंड वर्षा हो गई। ये सारे कौन से कारण हो गए, यह प्राकृतिक कारण हो गए। एक बार इनको लिख लो जल्दी से, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। देखो मतलब हम राजस्थान ज्योग्राफी में एक भी बिंदु नहीं छोड़ने वाले हैं, मतलब हर एक चीज को समझेंगे। आपने एक बार राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ ली, उसके बाद में आपको दोबारा कभी राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से मैं आपके पूरे के पूरे नोट्स बनवा दूंगा, इस प्रकार से आपको समझा दूंगा, ये सारी की सारी चीजें आपको मुख जबानी याद हो जाएगी। बस आपको बस क्या करना है, मेरे पीछे पीछे जब मैं बोलता हूं तो आपको भी अपने मन ही मन में उन चीजों को क्या करना है, दोहराव करना है। अगर आप जब तक दोहराव नहीं करोगे तो उसका कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। ठीक है, जल्दी लिख लो। इसके बाद में हम बात करेंगे डेजर्ट जोन के बारे में। डेजर्ट जोन के देखो मानवीय कारण कौन से, शहरीकरण का होना, औद्योगिकरण का होना, पेड़ों की कटाई का होना, अत्यधिक पशुचारण का होना, और भी लिखना चाहो तो जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि मतलब अत्यधिक जनसंख्या का बढ़ना। अगर हम प्राकृतिक कारणों की बात करें तो जलवायु परिवर्तन का होना, वर्षा की अनियमितता होना, वर्षा की अनिश्चितता होना, खंड वर्षा होना, और देखो मानसून की प्रकृति होना, मानसून, मानसून की प्रकृति मतलब कभी तो मानसून आ जाता है, कभी मानसून नहीं आता है। तो हमारे पूरे राजस्थान में जो खेती है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, वो निर्भर करती है मानसून के ऊपर ही। लिख लिया, एक बार लिख लो इसको, एक बार और मैं हट जाता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से। लिख लिया। अब देखो, अब हम बात करेंगे किसकी, डेजर्ट जोन की। डेजर्ट जोन किसे कहते हैं, कोई भी पार्ट मिस मत करना साथियों, एक एक चीज मतलब एक एक बिंदु, मतलब मरुस्थल में अगर कोई भी चीज है तो क्यों है वो भी हम पूरा उसका कारण जानेंगे साथियों। देखो डेजर्ट जोन, डेजर्ट जोन किसे कहते हैं, डेजर्ट जोन। देखो जो मरुस्थल है ना, मरुस्थल में जहां पर जल की समस्या है, मतलब मरुस्थल में जहां पर जल की समस्या है और जो जल है वो जो वर्तमान जल स्तर से नीचे चला गया है, तो वहां पर क्या है कि भाई भारत सरकार ने वहां पर घोषित कर दिया है कि भाई यहां से जल का दोहन नहीं कर सकते, मतलब वहां पर क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। तो भाई ऐसे डेजर्ट जोन भारत के अंदर कितने हैं, कि भारत में 145 डेजर्ट जोन है। वो
इन 142 डेजर्ट जोन है कहां पर, भारत में। वही अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कितने डेजर्ट जोन है, राजस्थान के अंदर अकेले राजस्थान में 85 डेजर्ट जोन घोषित कर रखे हैं। कितने घोषित कर रखे हैं, 85 डेजर्ट जोन, जिसमें देखो मुख्यतः कहाँ कहाँ पर है कि अगर हम बात करें कि भाई जो बहरोड है, बहरोड तो अब खुद जिला बन गया है, कोटपुतली बहरोड, तो बहरोड में आप मतलब जमीन से जल का दोहन नहीं कर सकते, और अजमेर के पुष्कर से नहीं कर सकते, झुंझुनू के मंडावा से नहीं कर सकते, सीकर के धोंद से नहीं कर सकते, श्री माधोपुर से नहीं कर सकते, और जालोर के देखो जो रानीवाड़ा की उच्च भूमि है वहां से नहीं कर सकते, और जो भीनमाल का क्षेत्र है जालोर सिटी वहां पर नहीं कर सकते। और हम बात करें कि भाई जो जयपुर है, जयपुर के झोटवाड़ा क्षेत्र से आप इनका दोहन नहीं कर सकते। देखो क्षेत्र याद रखना कौन सा कि भाई बहरोड से नहीं कर सकते, पुष्कर से नहीं कर सकते, मंडावा से नहीं कर सकते, और झोटवाड़ा से नहीं कर सकते, धोंद से नहीं कर सकते, श्री माधोपुर से नहीं कर सकते। यहाँ पर आप जमीन का जल मतलब जमीन से आप ना ही कोई ट्यूबवेल करवा सकते, ना ही आप जमीन से कोई नया कुआं बनवा सकते, नहीं आप जमीन से नया ऐसे कोई भी चीज आप वहां पर विकसित नहीं कर सकते जिससे भूमि से जल का दोहन हो, क्योंकि वहां पर जो वर्तमान में जल स्तर पाया जाता है कि भाई अभी देखो ये जमीन है अपनी, आपको पता है ये जमीन है, तो जमीन में जहां पर जल स्तर पाया जाता है ना कि वर्तमान में पूरे राजस्थान में यहाँ पर जल स्तर है, तो यहाँ पर कहाँ चला गया, यहाँ पर मतलब कोई कोई हल्के हजार फुट करवा रहे हैं ट्यूबवेलों को तो भी पानी नहीं निकल रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या कर दिया, डेंजर जोन घोषित कर दिया। मतलब हमारा जो केंद्रीय भूजल बोर्ड है वहां पर यहाँ पर भूमि से जल दोहन को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है साथियों। तो ये समझ में आ गया। अब अपन इसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं कि डेजर्ट जोन कहते हैं किसे हैं। देखो डेजर्ट जोन ऐसी ऐसे क्षेत्र लिख लो, ऐसे करो, ऐसे क्षेत्र क्षेत्र जहां पर जल की समस्या होती है तथा वर्तमान जल स्तर से वर्तमान भूमि के जल स्तर से नीचे जल स्तर का होना क्या कहलाता है, डेजर्ट जोन कहलाता है। अब देखो कि भाई भारत में कितने हैं डेजर्ट जोन, भारत में डेजर्ट जोन कितने हैं, 142। कितने हैं, 142। वही अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में डेजर्ट जोन कितने हैं, 85। राजस्थान में कितने हैं, 85। अब और कौन से देखो कहते किसे डेजर्ट जोन, केंद्रीय भूजल बोर्ड ने राजस्थान के निम्न क्षेत्रों से भूमि जल के दोहन पर प्रतिबंध लगा दिया है। वे क्षेत्र कौन से है, देखो पहले हम लिखते हैं, एक तो बहरोड पहले खुद अलवर का हिस्सा था, अब बहरोड स्वतंत्र है। अब देखो बहरोड के बाद में हम बात करते हैं झुंझुनू की,
झुंझुनू। झुंझुनू में कौन सा है? मंडावा। पहले हम जिले के लिख लेते हैं, अजमेर, अजमेर। फिर जालोर, जालोर, जयपुर, जयपुर और सिक्कर, सिक्कर। अब देखो झुंझुनू में कौन सा हो गया? मंडावा, मंडावा। अजमेर में पुष्कर, पुष्कर। जालोर में रानीवाड़ा की उच्च भूमि, रानीवाड़ा और भीनमाल, भीनमाल। और देखो सिक्कर में, जयपुर में जोटवाड़ा, जोटवाड़ा। और सिक्कर में धोंद और श्री माधोपुर, श्री माधोपुर। लिखो इनको जल्दी से। देखो अगर आपको वहां नहीं दिख रहा है तो मैं यहां लिख देता हूं। देखो जालोर, जालोर, जालोर में रानीवाड़ा और जालोर शहर, जालोर शहर, भीनमाल, भीनमाल। ठीक है। और हम बात करें सिक्कर की, सिक्कर में धोंद और श्री माधोपुर, माधोपुर। और जयपुर में जोटवाड़ा, जयपुर में जोट, जोटवाड़ा। लिखो जल्दी से। ठीक है। डेजर्ट जोन समझ में आ गया अपने? ऐसे क्षेत्र जहां पर जल की समस्या हो और वर्तमान के जो भूमि का जल स्तर है उससे नीचे जल स्तर चला गया है। तो ऐसे जोन भारत में कितने हैं? 142। राजस्थान में कितने हैं? 85। केंद्रीय भूजल बोर्ड ने राजस्थान के निम्न क्षेत्रों में भूमि जल दोहन पर प्रतिबंध लगा दिया है। बेरोड तो पहले अलवर का हिस्सा था, तो बेरोड खुद ही हो गया। झुंझुनू के, मंडावा से, अजमेर से, पुष्कर से, जालोर के, रानीवाड़ा और जालोर शहर से, और भीनवाल से, जयपुर के, जोटवाड़ा से, सिक्कर से, धोंद और श्री माधोपुर से। लिखो इनको जल्दी से, डेजर्ट जोन को। लिख लिया? अगर नहीं लिखा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख लिया करो साथियों। जब मैं पढ़ाता हूं ना तो हाथों हाथ ही आप अगर क्लास में ही इनको नोट करते जाओगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि चीजों को आप हाथों हाथ लिखते हो या आप 2 बार देखो। हमारे याद करने की 3 चीजें होती है, आपकी जबान भी याद करती है, आपका मस्तिष्क भी याद करता है और आपके हाथ भी याद करते हैं। याद रखना, आपके हाथों में भी याद करने की क्षमता होती है। तो आप जब तक ऐसे लिखते रहोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपको याद हो गया होगा। देखो आपको याद करने का सबसे आसान तरीका मैं कैसे देखो बताता हूं कि भाई मैं कैसे याद करता हूं। आपको याद क्या करना है कि भाई देखो डेजर्ट जोन क्या है कि भाई ऐसे क्षेत्र जहां पर क्या है? जल की समस्या है। क्या है? जल की समस्या है। और वर्तमान में जो भूमि का जल स्तर है उससे भी नीचे जल स्तर चला गया है। तो भूमि के जल स्तर से भी नीचे चले जाना। भाई ऐसे डेजर्ट जोन भारत में कितने हैं? तो भारत में कितने हैं? 142 डेजर्ट जोन है। वही राजस्थान में कितने हैं? 85 डेजर्ट जोन है। देखो राजस्थान में जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उसमें ये पूछे जाते हैं कि भाई राजस्थान में जो केंद्रीय भूजल बोर्ड है उसने कितने डेजर्ट जोन घोषित किए हैं? तो 85 डेजर्ट जोन घोषित किए हैं। वो जिनमें हम प्रमुख कौन बात करते हैं, प्रमुख कौन से हैं? एक तो बहरोड हो गया, झुंझुनू का मंडावा हो गया, अजमेर का पुष्कर हो गया, जालोर का रानीवाड़ा, भीनमाल और जालोर सिटी हो गया, जयपुर का झोटवाड़ा और सिक्कर का धोंद और श्री माधोपुर हो गया। अब देखो कई बार ऐसे पूछा जाता है कि केंद्रीय भूजल बोर्ड ने कौन सी जगह पर भूमि के जल दोहन के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो ये आपके सामने ऑप्शन में आ जाता है और आपको क्वेश्चन करना पड़ता है। देखो मैं क्वेश्चन बना के भी आपको बता देता हूं। क्या आप क्वेश्चन देखो एक बार कि क्वेश्चन कैसे बनता है।
क्वेश्चन कैसे बनता है। अभी देखो साथियों, बहुत सारे एग्जाम ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। और ये क्वेश्चन किसमें पूछा जाता है, आरएस प्री, या अभी आप जब 12th सीएटी का जो पेपर दोगे उसमें, या अब बहुत सारे ऐसे राजस्थान के अच्छे एग्जाम है जहां पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि केंद्रीय भूजल बोर्ड ने राजस्थान के कौन से क्षेत्र से जल दोहन से प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध लगा दिया है। यह क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा। ऑप्शन ए मंडावा, बी पुष्कर, सी रानीवाड़ा और डी बहरोड। अब ये आ गया और अब आपके सामने आ गया कि भाई देखो क्वेश्चन ए 1 2 3 4, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या आरपीएससी का सबसे अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। अच्छा क्वेश्चन कैसे कि इनसे ये जो क्वेश्चन बना ना, ये 100% आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक करना चाहते हो उसमें ये क्वेश्चन आपको 1000 बार मिला होगा और बहुत कम लोग, मतलब इस क्वेश्चन को राइट करने के चांस मात्र 3% लोगों के होते हैं। कितने, मात्र 3% लोग ही ऐसे क्वेश्चन को सही कर पाते हैं, क्योंकि ये सारे फैक्चुअल चीजें आपको ना तो कोई ज्यादा बताता है डिटेल में, ना आपने अपने नोट्स चेक करना चाहते हो। अपने नोट्स में आपको बताना कि आपको कितने डेजर्ट जोन के बारे में बताया गया, मरुस्थलीकरण में आपको विस्तार कब निर्माण हुआ, क्या थोड़ी बहुत विशेषता लिखा दी कि चांदन नल के ऊपर ये पाया जाता लाठी सीरीज, और क्या लिखा देंगे आपको ज्यादा से ज्यादा कि घास लिखवा देंगे। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं बताएंगे, ना ही आपको मान्य कारण बताएंगे, ना ही आपको क्या बताएंगे प्राकृतिक कारण बताएंगे। आपको एक एक चीज, भैया जब तक आप एक एक चीज को आप विस्तार से नहीं समझोगे तो आप कभी भी देखो जीवन में सफल होने के लिए क्या है कि किसी भी चीज के तह तक जाओ, मतलब उसकी उत्पत्ति क्या है, मतलब उसका ऐसा हुआ क्यों। जब तक आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, जब तक अब देखो अगर मैंने आपको ये बताया कि जल दोहन से, अब आपके दिमाग में फटाफट से क्वेश्चन आ गया होगा दिमाग में कि हाँ यार ये तो सारे ही ऑप्शन है। तो एक तो आ गया देखो ए और बी, एक आ गया बी और सी, एक आ गया डी और ए, और एक आ गया उपयुक्त सभी। अब देखो उपयुक्त सभी आ गया तो बस आपको पता है कि मंडावा को भी मना कर रखा है, पुष्कर, रानीवाड़ा, बहरोड, यहाँ पर सब जगह से क्या कर रखा है, प्रतिबंधित कर रखा है। लिखो इसको एक बार। इसके बाद में हम मरुस्थल में जल संरक्षण को पढ़ते हैं साथियों। जल्दी से लिख लो इस क्वेश्चन को। देखो जब तक आप क्वेश्चन बनाना नहीं सीखोगे साथियों, एग्जाम में देखो मैं ये एक पता नहीं क्यों मेरी आदत है कि मैं बार बार आपको बताता हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। देखो आपका जब तक मानसिक विकास है ना, जो आपके दिमाग में मानसिक, अब आपका मानसिक दिमाग में ये प्रश्न वाचन का चिन्ह नहीं लगेगा ना साथियों, जब तक आपको चीजें, बहुत कम चीजें याद होगी, बहुत कम। मेरे से लिख लो आप एक बार याद करना कि मैं आपको तरीका बताऊं। आप क्या करो कि जब आप पढ़ते हो ना, आपने कोई भी चीज पढ़ी, कोई भी बुक पढ़ी या कुछ भी आपने चीज पढ़ी, उसमें से आपने एक पेज पढ़ा, माना कि ये पेज है, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, पूरा एक पैराग्राफ। अब आप देखो उस पैराग्राफ में आप कितने क्वेश्चन बना पाते हो, मतलब आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि आपने देखा कि यहाँ पर कितने क्वेश्चन मिनिमम मैक्सिमम पूछ सकते हैं। अगर आपने क्वेश्चन बनाने देख लिया, एक और क्वेश्चन बना के देखना, आपने देखा कि हाँ यार ये ऐसा, जैसे मैंने अभी बना के बताया आपको, ये बनाया, और उसके बाद में आपको देखना कि उस पेज से आपको क्या याद नहीं है। एक बार मेरे को ऐसा करके आप कमेंट जरूर करना। क्या करना, मेरे को कमेंट में बताना कि सर हाँ आपने जो ट्रिक बताई थी वो सही साबित हुई या नहीं हुई। देखो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ भाई, आपके लिए ही कर रहा हूँ ना, तो आपको अच्छे से चीजें बता रहा हूँ। तो अब आपको बताना कि सर आपने जो याद करने की ट्रिक बताई ना,
कि आपने एक पेज पढ़ा, उसमें से फिर आप एक दूसरा रफ पेपर लो, उसमें से आप कितने क्वेश्चन बना पाते हो। एक क्वेश्चन बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, क्वेश्चन बनाया और उसके उत्तर खोजो खुद ही। आप उत्तर खोज के खुद उत्तर लिख दो। लिख दिया आपने उत्तर, उत्तर लिखे और उसके बाद में आप देखो कि आपने कितने क्वेश्चन आपको याद हुए। याद मतलब आपने जो वो पैराग्राफ पढ़ा ना, उस पैराग्राफ में आप एक भी ऐसी चीज नहीं छोड़ोगे, 1% भी जो आपको याद नहीं है। आंखें मीच के याद करके देख लेना आप। मैं दावा करता हूं, मैं लिख के दे सकता हूं आपको कि अगर आपने मन से क्वेश्चन बनाए सारे पेपर से, एक क्वेश्चन बाहर चले जाए तो बता देना आपको सारी चीज आपको याद हो जाएगी। ऐसा नहीं, वो परमानेंट याद होगी। फिर परमानेंट, फिर आपको देखो 7 दिन में तो एक बार सारी चीजों का रिवीजन करना ही पड़ेगा। देखो रिवीजन का कोई तोड़ नहीं है। देखो अगर आपको सफलता पानी है तो बार बार चीजों को पढ़ना पड़ेगा। देखो मैं आपको आते ही यहाँ पर सबसे पहले क्या करवाता हूँ, मैं यहाँ पे आया, आपने आपको पूरी की पूरी जितनी भी मैंने पहले पढ़ाया है उसका पूरा का पूरा रिवीजन करवाता हूँ। अपन एक बार पूरा भौतिक प्रदेश पढ़ लेंगे, फिर आपने देखो अरावली कितनी विस्तृत पढ़ी, पूरी अरावली का भी अध्ययन कर लेंगे हम, मरुस्थल का भी कर लेंगे, पश्चिमी दक्षिणी पूर्वी पठार का भी कर लेंगे और पूर्वी मैदान का भी कर लेंगे। पूरा एक ही क्लास में इन सबका हम क्या करेंगे, निचोड़ निकाल लेंगे कि भाई इसमें क्या क्या है, क्या हमने पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, सबकी ऊंचाई या लंबाई या क्या विशेषता क्या नहीं है, सब कुछ हम पढ़ लेंगे। लेकिन अब मैंने आपको जो ये ट्रिक बताई ना साथियों, ये ट्रिक आप फॉलो करके देखना और फिर क्या करना, अगर आपको ये चीज समझ में आ जाए तो मेरे को कमेंट करके बताना। आप मेरे को कमेंट करके, इसी क्लास में आपको कमेंट करना है, जो भी देखता है और जिसने भी ये ट्रिक फॉलो करी है वो मुझे कमेंट करके अपना नाम बताएगा। क्या बताएगा, नेम, कि भाई आपका नाम क्या है, और नाम करके आप मुझे बताना कि हाँ सर ये मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया है और हम आपके इस चीज को क्या करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। हम मानते हैं कि सर आपने जो ये ट्रिक बताई है वाकई में ये हमारे लिए कारगर सिद्ध हुई है, इसने हमारे लिए फायदा करा है। तो और उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको पसंद आई है तो आपके जितने भी दोस्त है, आप जो हमारी जो ये क्लास है इसको अपने व्हाट्सएप पे, यहाँ पर व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओ, व्हाट्सएप पे लगाओ, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पे, और जितने भी आपके सोशल मीडिया है जहां पर आप शेयर करो, ताकि देखो आपको भी, मैं आपसे क्या ले रहा हूं, कुछ भी नहीं ना। आप मेरे को गुरु दक्षिणा में क्या दे सकते हो, कि अगर आप मुझे गुरु मानते हो, गुरु दक्षिणा में क्या दे सकते हो कि सर हम आपको चैनल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि आप जो ये प्रयास कर रहे हो पूरा का पूरा बोर्ड पे, मतलब ऑनलाइन के माध्यम से आप ऑफलाइन वाली फीलिंग दिला रहे हो हमको, और हमको आपके लिए सारी जो चीजें कर रहे हैं। तो आपको बस इतना सा हमारे लिए करना है, क्या करना है, स्टेटस लगवाना, और जितने भी आपके मित्र हैं उनसे चैनल को सब्सक्राइब करवाना है और उसको बताना है। देखो सब्सक्राइब करवाने से क्या होगा कि हमारी रीच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी और हम और भी ज्यादा प्रतिबंध हो जाएंगे। देखो कभी कभी मेरी क्लास नहीं हो पाती, देखो साथियों मेरे और भी बहुत कार्य होते हैं, और फिर मैं कई बार लाइटें चली जाती है, कई बार और कोई टेक्निकल इश्यू आ जाता है, इस वजह से क्लास डिले हो जाती है। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि 100% में आपको प्रतिबंधों में आपका पूरा कोर्स करवाने के लिए बहुत जल्दी मैं आपका कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा। और आज लगभग हम जो इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे उसमें हम नीति निर्देशक तत्वों को आज समाप्त कर देंगे। आज शाम को हमारी क्लास होगी, उसमें हम उसको समाप्त कर देंगे नीति निर्देशक तत्वों को। उसके बाद में हम मौलिक कर्तव्य को पढ़ लेंगे और फिर राष्ट्रपति की शुरुआत कर देंगे, और बहुत जल्द 10-15 दिनों में हम इंडियन पॉलिटी को समाप्त करके उसके बाद में हम क्या पढ़ने वाले, राजस्थान पॉलिटी का अध्ययन करेंगे। और जब तक हमारी राजस्थान ज्योग्राफी तो विस्तृत चल ही रही है। अगर ये चीज आपको समझ में आई है तो आपको पहले क्या करना है, चैनल को शेयर करना, कुछ सेकंड लगता है, कुछ भी पैसे नहीं लगते हैं साथियों, और फिर आपके अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाना, यही हमारा मोटिवेशन। ये क्वेश्चन लिख लिया होगा आपने, एक बार नहीं लिखा तो लिख लो। इसके बाद में हम जल संरक्षण के बारे में बात करते हैं कि मरुस्थल में जल संरक्षण कैसे है। और मरुस्थल में जो जल संरक्षण है उनको अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पर जाना जाता है, तो उनको अलग अलग नाम से कैसे जाना जाता है देखो। ये ऐसे कैसे क्वेश्चन बना के आपको लिखना है साथ ही साथ में, ताकि आप जब भी रिवीजन करो अपने नोट्सों के माध्यम से तो आपको वो सारी चीजें याद आती जाए। देखो मरुस्थल मरुस्थल में मरुस्थल में जल संरक्षण। अब देखो मरुस्थल में जल संरक्षण कैसे है कि जो मरुस्थल है वहां पर बरसात का जो जल होता है उसको एकत्रित करते करके अपने जो दैनिक क्रियाकलाप है उसमें उपयोग करना,
इसको क्या कहते हैं, राजस्थान में अलग अलग जगह पर इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। कैसे कि भाई जोधपुर में इसे नाड़ी नाम से जाना जाता है या झालरा नाम से जाना जाता है, कि भाई शेखावाटी में इसे सर या सरोवर नाम से जाना जाता है। तो ऐसे जितने भी हमारे जो हम पढ़ेंगे कि भाई पश्चिमी राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, संपूर्ण राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, जोहड़ क्या है, ये सारी चीजें हम अभी समझने वाले हैं साथियों। तो देखो सबसे पहले हम क्या इसमें लिखने वाले हैं, इसका सामान्य परिचय। देखो सामान्य में क्या है कि मरुस्थल, मरुस्थल में, मरुस्थल में वर्षा के जल को एकत्रित करके अपने दैनिक क्रियाकलाप, अपने दैनिक कलापों में उपभोग करना, वर्षा के जल एकत्रित करने की जगह को राजस्थान में अलग अलग नाम से, अलग नाम से जाना जाता है। अब वो अलग अलग नाम क्या है, देखो जोधपुर में देखो नाड़ी या झालरा, जोधपुर में किस नाम से जाना जाता है, नाड़ी या झालरा। शेखावाटी में सर या सरोवर। और हम बात करें कि राजस्थान में, पूरे संपूर्ण राजस्थान में बावड़ी, और हम बात करें पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में, पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में इसे क्या कहते हैं, कुई या बेरी कहते हैं। क्या कहते हैं, कुई या बेरी, बूरी नहीं, बेरी। देखो कुई या बेरी नहीं, आपने कभी एक चीज देखी होगी कि एक छोटी सी एक जगह होती है जहां पर उसमें एक लंबी सी खुदाई करके एक बिल्कुल कम सकड़ा सा, जहां पर एक बाल्टी या ऐसी कोई चीज डाली जाती है, वो कहां पर पाई जाती है, मरुस्थल के सीमावर्ती इलाकों में, जहां से क्या निकालती है महिलाएं, पानी निकालती है, उसे क्या कहते हैं, कुई या बेरी कहते हैं। देखो मरुस्थल में वर्षा के जल को एकत्रित करके अपने दैनिक क्रियाकलापों में उपभोग करना और वर्षा के जल को एकत्रित करने को राजस्थान में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे जोधपुर में नाड़ी या झालरा, शेखावाटी में सरिया सरोवर, राजस्थान में बावड़ी, पश्चिम राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में क्या कहते हैं, कुई या बेरी कहते हैं। इसको लिखो, इसके बाद में और भी बाकी है वो लिखते हैं फिर हम, जोहड़, ये सब किसे कहते हैं, एक बार जल्दी से लिख लो इनको, कुछ सेकंड का टाइम है, जल्दी लिखो इनको।
लिख लिया? लिख लो एक बार जल्दी। लिख लिया होगा अब तो। देखो मरुस्थल में वर्षा, देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, मरुस्थल में जल संरक्षण की विधियां, मतलब क्या क्या उनको नाम से जाना जाता है जगह जगह पर, वर्षा के जो जल संरक्षण करते हैं, एकत्रित करते हैं, उनको किस किस नाम से जानते हैं। देखो इसकी पहले क्या है कि भाई हमने इसकी परिभाषा लिखी, क्या भाई आपको समझ में भी तो आना चाहिए ना जल संरक्षण है क्या और उसका उपभोग क्या है। तो देखो कि भाई मरुस्थल में वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए करके और उसके बाद में उसका क्या करना, दैनिक उपभोग करना, मतलब उसका जैसे खाना बनाने में काम आ रहा है, नहाने में आ रहा है, वो जो भी कपड़े धोने में जो भी काम आ रहा है वो उसका उपभोग करना। और उसको क्या है कि राजस्थान में अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि जोधपुर में से नाड़ी या झालरा कहते हैं। देखो पहली नाड़ी की जो स्थापना करी थी वो किसने करी थी, राव जोधा ने करी थी। राव जोधा के काल में पहली नाड़ी की स्थापना हुई थी। आप वो नोट डाल के लिख लेना, बाकी हम जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे उस समय इसको और पढ़ेंगे। जब शेखावाटी में इसे क्या कहते हैं, सर सरोवर, राजस्थान में इसको पूरे राजस्थान में क्या कहते हैं, बावड़ी, पश्चिम राजस्थान सीमावर्ती जिलों में क्या कहते हैं, कुई या बेरी कहते हैं। ठीक है, अब देखो आगे। अब देखो जो मारवाड़ है ना, मारवाड़ में इसे क्या कहते हैं, मारवाड़, मारवाड़ में इसे कहते हैं टोबा, टोबा, ऐसे लिख लो टोबा। अब देखो मरुस्थलीय जिलों में इसे क्या कहते हैं, जितने भी मरुस्थलीय जिले हैं ना, 12 मरुस्थलीय जिले, मरुस्थलीय जिले में इसे कहते हैं टाका। क्या कहते हैं, टाका। और जैसलमेर में इसे क्या कहते हैं, जैसलमेर, जैसलमेर में इसे कहते हैं खड़ीन। क्या कहते हैं, खड़ीन। ये किसके द्वारा किया जाता है, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा, पालीवाल ब्राह्मणों, ब्राह्मणों द्वारा। लिखो इसको जल्दी से। मारवाड़ में इसको टोबा, मरुस्थल में इसे टाका, जैसलमेर में इसे खड़ीन, पाली। ये एक बार जल्दी से लिखो, इसके बाद में हम जोड़ और नेस्टा के बारे में बात करते हैं। जल्दी लिख लो इसको एक बार जल्दी लिख लो। लिख लिया? अब देखो कि जोहड़ किसे कहते हैं, जो पक्के कुएं होते हैं ना शेखावाटी क्षेत्र में, उसे क्या कहते हैं, जोहड़ कहते हैं। और नेस्टा जो कच्चे कुएं या तालाब होते हैं ना शेखावाटी क्षेत्र में, उसे क्या कहते हैं, जोहड़। ये क्या है, एक दलदली क्षेत्र है। क्या है, एक दलदली क्षेत्र है। देखो एक तो हम बात कर रहे हैं किसकी, जोहड़ की। ये क्वेश्चन बहुत बार जोहड़ वाला पूछा गया है एग्जाम के अंदर। देखो शेखावाटी क्षेत्र में से खा वाटी क्षेत्र में पक्के पक्के कुएं को जोहड़ कहा जाता है, को जोहड़, जोहड़ कहा जाता है। किसको कहा जाता है, शेखावाटी क्षेत्र में पक्के कुएं को जोहड़ कहा जाता है। अब देखो नेस्टा, नेस्टा ये शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में कच्चे कुएं, कच्चे कुएं या तालाब को, या तालाब को, तालाब को नेस्टा कहा जाता है, या तालाब को नेस्टा कहा जाता है।
कहा जाता है। ये क्या है? एक दलदली क्षेत्र है। क्या है? दलदली क्षेत्र। दलदली क्षेत्र लिखो इसको जल्दी से। जोड़ किसे कहते हैं? कि भाई शेखावाटी क्षेत्र में पक्के कुएं को जोड़ कहा जाता है। और नेस्टा, शेखावाटी क्षेत्र में कच्चे कुएं या तालाब को क्या कहा जाता है? नेस्टा कहा जाता है। ये क्या है? दलदली क्षेत्र है। इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे कि भाई भारत में अलग अलग जगह पर इन्हें किन किन नाम से जाना जाता है। जैसे राजस्थान में जाना जाता है, जैसे भारत में ही जाना जाता है। हाल ही में आपको बता जो रीट की परीक्षा हुई थी ना, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था भारत के संदर्भ में। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि भारत के संदर्भ में भी पता होना चाहिए कि कौन से राज्य में से किस नाम से जाना जाता है। एक बार लिखो जल्दी से इसको। लिख लो जल्दी से। लिख लिया? अब देखो, जब मैं टाइम देता हूँ साथियों, तो उसमें आपको हाथों हाथ क्लास में लिखना ही है। ऐसे नहीं है कि आप बाद में लिखते हो, बाद का काम कभी भी नहीं होता है। तो आपको सारा काम अपने साथ ही करना चाहिए। मतलब एक ही बार में आपको सारा काम करना चाहिए। देखो अब नोट डालो। नोट। भारत में क्या कहते हैं इनको? किसको? भारत में। भारत में। ठीक है, जल संरक्षण। जल संरक्षण को किस किस नाम से जाना जाता है? अगर हम सबसे पहले बात करें किसकी, हम बात करेंगे सबसे पहले महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के बाद में हम बात करेंगे केरल की। केरल के बाद में हम बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु की। तमिलनाडु के बाद में बात करेंगे हम जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? इसके बाद में हम बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक। कर्नाटक में इसे किस नाम से जाना जाता है? अब देखो, महाराष्ट्र में इसे बघार या ताल कहते हैं। क्या कहते हैं? बघार। बघार या ताल। क्या कहते हैं? बघार या ताल। केरल में इसे कहते हैं सुरंग। क्या कहते हैं? सुरंग। भाई जैसे अभी हमने बात करी थी ना कि जोधपुर में नाड़ी या झालरा कहते हैं, शेखावाटी में सरिया सरोवर कहते हैं। जोड़ क्या है? कि भाई जोड़ पक्के कुओं को जोड़ कहते हैं। नेस्टा क्या है? कि भाई कच्चे कुओं को नेस्टा कहते हैं, या कच्चे तालाब को नेस्टा कहते हैं। ये दलदली क्षेत्र है। कि भाई मारवाड़ में क्या कहते हैं? कि भाई मारवाड़ में टोपा कहते हैं। कि भाई मरुस्थलीय जिलों में क्या कहते हैं? कि मरुस्थलीय जिलों में टांका कहते हैं। और जो सीमावर्ती जिले हैं उसमें क्या है? कि भाई कुई या बेरी है। कि संपूर्ण राजस्थान में क्या है? कि संपूर्ण राजस्थान में बावड़ी है। ये जल संरक्षण की विद्या है। जब बारिश का जल संरक्षण होता है ना, उसकी विद्या है। तो ये बारिश के जल संरक्षण की जो भारत में है उसकी विद्या है। देखो तमिलनाडु में क्या कहते हैं? इसे इरी। क्या कहते हैं? इरी। जम्मू कश्मीर में कहते हैं पोखर। पोखर। और कर्नाटक में कहते हैं कट्टा। क्या कहते हैं? कट्टा। यही क्वेश्चन किसमें पूछा गया था? रीट में पूछा गया था। अभी जो रीट गई थी ना 2022 की रीट, रीट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप इसमें लिख लेना है साइड में कि ये कट्टा वाला है ना, ये कट्टा कहाँ पूछा गया है? ये कट्टा पूछा गया है रीट के अंदर। इसको लिखो जल्दी से। क्योंकि महाराष्ट्र में क्या कहते हैं? इसको बघार या ताल। और केरल में क्या कहते हैं? सुरंग। तमिलनाडु में क्या कहते हैं? एरी। तमिलनाडु में क्या कहते हैं? एरी। और जम्मू एंड कश्मीर में क्या कहते हैं? पोखर। और कर्नाटक में क्या कहते हैं? कट्टा। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आया कुछ समझ में? ये चीजें आप देखो, हमने भारत के रिलेटेड में भी लिख लिया कि भाई क्वेश्चन कहां से पूछेगा एग्जामिनर। भाई हम जब तक ये नहीं समझ सकते कि भाई एग्जामिनर कहां से कहां तक उसकी सोच है, और वो अपने दिमाग में क्या सोच रहा है और कहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। उसने राजस्थान के संदर्भ में नहीं पूछा, तो उसने भारत के संदर्भ में पूछ लिया। रेट के अंदर आप जब ये क्वेश्चन आया
तो भाई ये कर्नाटक का कट्टा। तो ये अब दिमाग ही नहीं लगा उनके कि भाई अगर उनके दिमाग में ये पड़ा होता तो वो कर लेते, लेकिन उन्होंने सोचा ही नहीं कभी कि भाई भारत के संदर्भ में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वो एग्जामिनर है ना, उसके दिमाग को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई जब तक आप क्वेश्चन नहीं बनाओगे ना, मैंने अभी आपको पहले बताया था ना कि आप क्वेश्चन बनाना सीख गए तो आप एग्जामिनर के मन को पढ़ना सीख गए कि वो कैसे क्वेश्चन। देखो यार, एग्जामिनर भी तो अपना जैसा इंसान है, वो भी तो कहीं पे पढ़ के क्वेश्चन बनाता है। तो वो पढ़ के क्वेश्चन बनाता है तो आपको ये पता है कि इस लाइन से क्वेश्चन बन रहा है, इससे बन रहा है, इससे बन रहा है। तो आपने जब क्वेश्चन खुद ने ही बना लिए तो फिर वो कौन सा कोई भगवान थोड़ी ना, कोई जो कहीं से और से क्वेश्चन ले आएगा पैदा करके, पैदा नहीं कर सकता ना। तो वही जो आप दिमाग में आपका क्वेश्चन आ रहा है वही उसके दिमाग में आ रहा है। भाई एग्जाम में आपके आप जब पेपर देते हो ना तो 80% से ज्यादा क्वेश्चन आपके आंखों के सामने से गुजरे होते हैं। बस आप क्या करते हैं कि किताब उठाई और पढ़ना स्टार्ट किया, धर 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 पढ़ दिया, और फिर आप वापस पेज पलटा तो कुछ भी याद नहीं। नील बट्टा नील क्या होता है फिर वो, नील बट्टा नील, ये हो गया। फिर ये नील बट्टा नील हो गया तो आपको क्या हुआ, कुछ भी याद नहीं हुआ। अगर आपने क्वेश्चन बनाई भाई, एक पैराग्राफ पढ़ा और उसमें से आपने 5 क्वेश्चन बना दिए, एक ऐसे ही रफ पेपर ले लिया, धर धर लिखा और हाँ ये क्वेश्चन बन गया, ये सोल्व कर दिया फटाक से, ये चीजें याद होगी। अब देखो कि इसमें क्या है कि महाराष्ट्र में क्या कहते हैं इसको, बगारिया ताल कहते हैं। केरल में क्या कहते हैं, सुरंग कहते हैं। तमिलनाडु में क्या कहते हैं, इरी कहते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में क्या कहते हैं, पोकर कहते हैं। कर्नाटक में क्या कहते हैं, कट्टा कहते हैं। अब देखो कैसे, देखो इसको याद करने का एक तरीका बताता हूँ। देखो कैसे कट्टा आपके दिमाग में आना चाहिए, कर्नाटक कर्नाटक तो कट्टा कट्टा ऐसे सोचो। तो महाराष्ट्र में बघार बघार, ताल ताल, ऐसे दिमाग में। केरल में क्या है कि केरल, अब दिमाग में ऐसा लगाना कि केरल में क्या है, तो केरल में सारी की सारी जो झीलें है ना वो ऐसे ऐसे फैली हुई है जैसे कि कोई सुरंग हो, फिर सारी झीलें ऊपर तैरती रहती है वहां पर, तो क्या है सुरंग। तमिलनाडु में क्या है, इरी इरी, ऐसे दिमाग लगाओ आप कि क्या है कि कोई मात्रा का सोच लो। जम्मू एंड कश्मीर में क्या है, पोखर है, तो ऐसे दिमाग लगाओ पोखर, अच्छा जम्मू कश्मीर में पोखर कहते हैं। तो ऐसे करके आपको सारी चीजें नॉर्मली याद हो जाएगी। एक बार इसको लिखो जल्दी से। ठीक है साथियों, लिख लिया होगा अब तो आपने। आज की क्लास में साथियों बस हम इतना ही करेंगे, कल की क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे। जब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें। साथियों जय हिंद। आशा करता हूँ आपको ये सेशन समझ में आया होगा। फिर समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद।